पुतिन जारहियत पसंद है, इसने ये जंग छेड़ी है और अब वो यानी पुतिन और उसका मुल्क इस जंग के नताइज भुगतेंगे। ये अल्फाज अमेरिकन सदर जो बाइडन ने फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अदा किए थे। ऐसे ही अमरीकी इत्तेहादी फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने भी जंग शुरू होने के चंद ही दिन बाद कहा था कि हमने रूस से माशी जंग का आगाज़ कर दिया है, अब रूस की मईशत की मुकम्मल तबाही यकीनी है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब रूस और व्लादिमीर पुतिन के बारे में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने कोई तबसरा किया हो, बल्कि ये एक रूटीन की बात है। इन धमकियों का मकसद और इसके बाद लगाई गई पाबंदियों का मकसद रूस को जंग से बाज रखना था, ताकि वो इस लड़ाई को जारी ना रख सके और इसे यूक्रेन के खिलाफ पसपाई का सामना करना पड़े। लेकिन अब जब रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 2 साल पूरे हो चुके, तो इस बात का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है कि मगरबी ममालिक के रूस से मुतल्लिक किए गए दावे किस हद तक दुरुस्त साबित हुए। जंग में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर भी हम बात करेंगे और साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग आखिर ये हुई क्यों थी। रशिया यूक्रेन वार में पिछले तकरीबन 9 माह से स्टेलमेट चला आ रहा था, यानी दोनों तरफ से फोर्सेस की फ्रंट लाइन में कुछ ज़्यादा हरकत नहीं हो रही थी। लेकिन 2024 में रूस का मंसूबा कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है। हाल ही में रशियन फोर्सेस ने ईस्टर्न यूक्रेन में दोनेत्स्क रीजन के एक इंतहाई अहम शहर एवदीवका का कंट्रोल हासिल किया है। मई 2023 में बखमूत के रशियन कंट्रोल में आ जाने के बाद 2024 की ये सबसे बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। रशियन माहिरीन के मुताबिक एवदीवका में कामयाबी के बाद उनके हौसले अब बुलंद हैं और इससे इन्हें जाहिर है मज़ीद पेशरफ्त करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर अब तक बात की जाए तो यूक्रेन के तकरीबन 18% रकबा पर अब रूस का कंट्रोल हो चुका है और इस रकबे में 2014 में हासिल किया गया कैरेबियन पेनिनसुला का इंतहाई अहम इलाका भी शामिल है। हालिया जंग में यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके रूस के ज़ेर सर आने के बाद सी ऑफ एज़ोव मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में आ चुका है। इब्तदाई तौर पर रूस ने यूक्रेन पर मुख्तलिफ फ्रंट से हमला किया था, जिनमें यूक्रेनियन कैपिटल कीव पर भी हमला शामिल था, लेकिन लॉजिस्टिक्स वगैरह के मसाइल की वजह से रूस ने बाकी बहाज़ों को तर्क करते हुए मशरकी खित्ते से मगरब की तरफ फोकस कर रखा है और इसमें खासी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। इतने बड़े पैमाने पर जंग को जारी रखना काफ़ी चैलेंजिंग किसी भी मुल्क के लिए हो सकता है। ये जंग बर्री, बहरी और फ़िज़ाई तीनों महाजों पर लड़ी जा रही है, लेकिन रूस बाकी अफवाज की सपोर्ट के साथ ज़्यादातर ज़मीनी अफवाज के ज़रिए ही एडवांस कर रहा है। इस तरह की जंग के लिए ज़ाहिर है अफरादी क़ुव्वत इंतहाई अहम होती है, यानी नंबर ऑफ़ ट्रूप्स या अददी बर्तरी जिस मुल्क के पास हो उसे एडवांटेज रहता है और इस लिहाज से रूस को यूक्रेन पर वाज़े बर्तरी हासिल है। रशियन फोर्सेस की तादाद 13 लाख से ज़ायद है, जबकि इसके मुकाबले में यूक्रेनियन आर्मी की तादाद 9 लाख के लगभग ही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रूस चंद उन ममालिक में शामिल है जहां 18 से 27 साल के किसी भी मर्द को 1 साल के लिए मिलिट्री सर्विस के लिए कॉल किया जा सकता है, यानी ये सर्विस रूस में लाजमी है। इस जंग के आगाज़ के बाद रूस ने इस लाजमी मिलिट्री सर्विस के कानून की उम्र की बालाई हद में मज़ीद 3 साल का इजाफा करते हुए इसे 30 साल कर दिया है, ताकि लाजमी मिलिट्री सर्विस के लिए अहल शहरियों और उम्मीदवारों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सके। रूस ने इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि कैदियों को भी फ्रंट लाइंस पर भेज रहा है। फोर्ब्स के मुताबिक रूस हर 6 माह में 1,30,000 नए ट्रूप्स अगले मोर्चों पर भेजने की सलाहियत रखता है। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन में सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ है। जंग के इब्तदाई दिनों में रज़ाकारों की बड़ी तादाद ने इस जंग में हिस्सा लिया था, जिससे यूक्रेनियन आर्मी की तादाद आर्जी तौर पर बढ़ गई थी और कुछ इब्तदाई कामयाबियाँ भी बज़ाहिर
यूक्रेन को मिली थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब 2023 के आखिर में यूक्रेनियन मिलिट्री कमांडर ने 5 लाख नए ट्रूप्स को रिक्रूट करने का मुतालबा किया तो यूक्रेनियन सदर के भी होश उड़ गए। उन्होंने इस मुतालबे को मंजूर करने से पहले मिलिट्री से एक तफसीली मंसूबा मांग लिया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नए सिपाहियों को मोबिलाइज करने के लिए 13 अरब डॉलर दरकार थे, जो यूक्रेन जाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पर मज़ीद सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रूप्स आखिर आएंगे कहाँ से। 6 मिलियन से ज़ायद यूक्रेनियंस तो पहले ही दूसरे ममालिक हिजरत कर चुके। यूक्रेन के लिए ये सूरत हाल कितनी संगीन है, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि इसकी आबादी जंग से पहले 4 करोड़ 35 लाख के लगभग थी, जो अब घटकर 3 करोड़ 75 लाख रह गई है। इसके मुकाबले में अगर रूस को देखें तो गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन रशियंस ने ही अपना मुल्क छोड़ा है, और रूस की 14 करोड़ से ज़ायद आबादी में जाहिर है ये तादाद कुछ ज़्यादा नहीं। यानी कहा जा सकता है कि नए ट्रूप्स के लिए दरकार तादाद के लिहाज से रूस को वाज़े तौर पर एडवांटेज हासिल है, जबकि यूक्रेन के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस चैलेंज का एतराफ़ खुद यूक्रेन के नए मिलिट्री लीडर भी कर चुके हैं। दोस्तों, अफरादी कुव्वत के अलावा किसी भी जंग को जारी रखने के लिए हथियार भी हर सूरत लाजमी चाहिए होते हैं। अगर जंग के दौरान किसी भी लेवल पर हथियारों या गोला बारूद की सप्लाई बंद हो जाए तो कामयाबी का तसव्वुर भी मुश्किल हो जाता है। हालिया रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आ रही है। जहां रूस ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तेज़ी से तरक्की दी है, वहीं यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के लिए तकरीबन मुकम्मल तौर पर ही अपने मगरबी इत्तेहादियों पर इन्हिसार करना पड़ता है। यूक्रेन को अपने मगरबी इत्तेहादियों की तरफ से हथियारों की सप्लाई गैर यकीनी सूरत हाल और ताख़ीर का शिकार अक्सर रहती है। वहीं इसके इत्तेहादी ख़राब और नाकारा हथियार भी यूक्रेन को भेज देते हैं। ये दिलचस्प सूरत हाल 2023 में देखने को आई, जब जर्मनी ने यूक्रेन को ऐसे 10 टैंक्स डिलीवर कर दिए जो यूक्रेन को मजबूरन रिजेक्ट करना पड़े। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, यूक्रेन का इन्हिसार मगरबी इत्तेहादियों पर मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेनियन सदर बार बार हथियारों और गोला बारूद का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कहना है कि जिस मिकदार में यूक्रेन को गोला बारूद यानी एमुनिशन चाहिए, उस डिमांड को इतनी जल्दी पूरा करना भी मुश्किल है। इसके बरक्स रूस ने इस जंग को जारी रखने के लिए अपनी डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री को पहले से कई गुना बढ़ा लिया है। अक्सर औकात वर्कर्स को 12-12 घंटे की लाजमी शिफ्ट भी करना पड़ रही है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन डिफेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स रूस में कई वाइट कॉलर जॉब से भी ज़्यादा अच्छा अर्न आजकल कर रहे हैं। इसके अलावा मुबैना तौर पर रूस को ईरान और शुमाली कोरिया से भी असलहा सप्लाई हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 6000 शाहिद 136 ड्रोन्स रूस को मुहैया किए हैं। इन ड्रोन्स की ख़ास बात यह है कि ये इंतहाई मुहल्लिक हैं और इनकी लागत भी इतनी ज़्यादा नहीं। दोस्तों, इसके अलावा यूक्रेन रशियन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, और इसके एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट $4 मिलियन तक है। चूँकि ये इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत इंतहाई ज़्यादा है, लिहाजा रूस यूक्रेन पर ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल दागकर डिफेंस सिस्टम की बैटरी में नस्ब मिसाइलों को ख़त्म करना चाहता है, ताकि मुस्तकबिल में अपने मिसाइल हमलों को पहले से ज़्यादा मौसर बनाया जा सके। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन में नस्ब अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डायरेक्ट अटैक करके नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की है, जिसकी अमेरिकन हुक्काम भी तस्दीक कर चुके हैं। हथियारों के अलावा किसी भी जंग को लंबे अरसे तक जारी रखने और इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए मजबूत मईशत का होना भी लाजमी है। इस जंग के केस में यूक्रेन इस बहाज पर भी खसारे में ही नज़र आता है, क्योंकि इसे बड़ी हद तक फॉरेन एड पर इन्हिसार माशी तौर पर करना पड़ता है। जंग के आगाज़ के बाद से अब तक इत्तेहादी ममालिक ने $277 बिलियन की मदद के वादे तो यूक्रेन से किए हैं, लेकिन यूक्रेन को सिर्फ $175 अरब की इमदाद हथियारों, फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन एड की सूरत में अब तक मिली है। इन $175 बिलियन में से $74 बिलियन अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, जबकि बकाया इमदाद यूरोपीय यूनियन और नेटो इत्तेहाद के दूसरे ममालिक से हासिल हुई है।
दोस्तों जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, यूक्रेन को मज़ीद मदद हासिल करने के लिए मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। इस वक्त अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए $60 अरब का इमदादी पैकेज खटाई में पड़ा हुआ है, जिसकी मुखालफत रिपब्लिकन्स बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। दोस्तों ये भी याद रहे कि 2024 अमेरिका में इलेक्शन ईयर है। डेमोक्रेट्स के मुकाबले में ज़्यादा इम्कान यही नज़र आ रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप होंगे और वो दूसरे ममालिक को जंग के लिए इमदाद देने के हक में नज़र नहीं आते। लिहाजा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर मुंतखब हो गए तो यूक्रेन के लिए अमेरिका की मदद कम या बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। इसी तरह हंगरी महीनों से यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाली 24 बिलियन यूरो इमदाद में रुकावट बना रहा, जो हाल ही में अप्रूव हुई है। इमदाद में कमी या बंदिश या रुकावटें जाहिर है यूक्रेन की मुश्किलात में इजाफा ही करती हैं और अब ऐसा होता नज़र आना भी शुरू हो चुका है। मज़ीद अगर यूक्रेन की जीडीपी ग्रोथ इन 2 सालों में देखी जाए तो इसमें ओवरऑल कमी ही वाक़या हुई है, जबकि इसके बरअक्स 2023 में रूस की मईशत ने तमाम G7 ममालिक से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रशियन इकानमी की तबाही का दावा करने वाले फ्रांस की निस्बत 2023 में रूस की मईशत ने 4 गुना ज़्यादा ग्रोथ शो की है। इससे भी मज़े की बात यह है कि माशी माहिरीन 2024 में भी यही ट्रेंड बरकरार रखने की पेशगोइयाँ कर रहे हैं। सिर्फ गैर जानिबदार माहिरीन मईशत ही नहीं, अब तो IMF ने भी रूस की माशी तरक्की की रफ्तार के इजाफे की अपनी 2024 की फॉरकास्ट में 1.5% इजाफा कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रूस की मईशत ने हाल ही में परचेजिंग पावर पैरिटी की बुनियाद पर जर्मनी की इकानमी को भी पीछे छोड़ दिया है और इस एतबार से ये अब दुनिया की 5वीं बड़ी माशी ताकत बन चुका है। दोस्तों परचेजिंग पावर पैरिटी में मुल्कों की GDP को मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज के दरमियान डिफरेंस को ख़त्म करके मुआजना किया जाता है। प्यूटन ने इन्हीं हक़ाइक़ को सामने रखते हुए चंद दिन पहले एक मौका पर कहा था कि वो यानी अमेरिका और इसके इत्तेहादी तो हमारी माशी शिकस्त और अबतरी के दावे कर रहे थे, लेकिन हमारी मईशत तो आगे बढ़ रही है। दरअसल रूस ने जंग के बाद चीन के साथ अपनी तजारत को बढ़ाया था। 2023 में दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम $240 अरब की रिकॉर्ड वैल्यू को टच किया, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% ज़्यादा था। मजीद रूस इंटरमीडिएट्स यानी किसी तीसरे मुल्क को दरमियान में शामिल करते हुए सख्त तरीन पाबंदियों को बड़ी आसानी के साथ बाईपास करता चला आ रहा है। रूस के इन इकदामात के बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो रूस की अपनी इकानमी इस जंग को लंबे अरसे तक जारी रखना अफोर्ड कर सकती है, जबकि बैरूनी इमदाद पर इंसार करते यूक्रेन के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया, हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। इस पर मजीद ये कि रूस यूक्रेन की स्ट्रेटेजिकली अहम इमारतों, तनसीबात, डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह को भी निशाना बनाने के लिए मिसाइल ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह वो आम शहरियों की सफरिंग को बढ़ाकर यूक्रेन के अंदर जंग के लिए हमायत को ख़त्म करना चाहता है। दोस्तों ट्रूप्स की तादाद, हथियारों की वाफर सप्लाई, बेहतर होती हुई मईशत, ये तमाम बातें इस बात का इशारा है कि रूस ये जंग लंबे अरसे तक अफोर्ड कर सकता है और जीतने की पोजीशन में भी है। वेस्टर्न ममालिक अब बज़ाहिर रूस से खौफ खाते भी नज़र आ रहे हैं। हाल ही में फ्रेंच सदर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर यूक्रेन की मदद न की गई तो रूस आने वाले बरसों में नेटो ममालिक पर भी हमला कर सकता है। दोस्तों यहाँ ये भी याद रहे कि हालिया बरसों में बेशक यूक्रेन का नेटो में जाने की ख्वाहिश तनाज़े का बायस बनी, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट का दावा है कि रूस और यूक्रेन कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं और ख़ुद मुख्तार यूक्रेन एक एंटी रशियन प्रोजेक्ट है। हाल ही में एक इंटरव्यू में इस तनाज़े के तारीखी पस मंज़र पर 30 सेकंड से 1 मिनट का कहकर व्लादिमीर पुतिन ने तकरीबन आधा घंटा ले लिया, जिस पर इंटरव्यूअर भी हैरान हुए। इस तारीख के बारे में वो 2021 में एक तफसीली आर्टिकल भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस, बेलारूस और यूक्रेन एक कदीम रियासत कीवन रस का हिस्सा थे, जिसमें कीव को नुमाया हैसियत हासिल थी। कीवन रस भी बाकी एम्पायर की तरह अंदरूनी तकसीम का शिकार हुई और 13वीं सदी में मंगोलों ने इस रियासत का
शमाल मशरकी हिस्सा मंगोल गोल्डन हार्ड का हिस्सा बना लिया, जबकि जनूबी और मगरबी हिस्सा बाद में ग्रैंड डूची ऑफ लुथियाना और फिर पॉलिश लुथियनियन कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया। इस अरसे में फिर दोनों ममालिक में तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद भी इन दोनों अम्पायर्स में तकसीम का सिलसिला चलता रहा। जब 1922 में सोवियत यूनियन का क़याम अमल में आया तो शमाल मगरबी यूक्रेन और सेंट्रल यूक्रेन का इलाका ही सिर्फ यूक्रेन कहलाता था, और इस इलाके को भी 17वीं सदी में रशियन एम्पायर ने पॉलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ से वापस हासिल किया था। ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन रीजन 1922 में व्लादिमीर लेनिन ने यूक्रेन में शामिल किए थे, जबकि वेस्टर्न यूक्रेन का इलाका स्टालिन के दौर में जंगे अजीम दोम के दौरान यूक्रेन का हिस्सा बना था, और क्रेमियन पेनिनसुला का इंतहाई अहम इलाका 1954 में यूक्रेन में शामिल किया गया था। यानी पुतिन का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि खुद मुख्तार यूक्रेन की तो कोई हैसियत ही नहीं। ये पूरे का पूरा रीजन कदीम केवियन रस का हिस्सा था या उन इलाकों पर मुश्तमिल था जो रूस ने दूसरे एम्पायर्स, जिनमें उस्मानी एम्पायर भी शामिल थे, से लड़कर हासिल किए और उन्हें बाद में यूक्रेन में शामिल कर दिया। पुतिन के मुताबिक सोवियत यूनियन का आयन जब बनाया गया तो उसमें इन जमा होने वाली रियासतों को किसी भी वक्त अपनी मर्जी से इस इत्तेहाद से अलहदा होने की शिक को शामिल कर लिया गया था, जो उनके ख्याल में इंतहाई गलत थी। और 1991 में जब सोवियत यूनियन बिखरा तो ये रियासतें अलग हो गईं, जिसकी वजह से यूक्रेन उन तमाम इलाकों को भी लेकर अलग रियासत बन गया जो रशिया ने, रूस ने उसमें शामिल किए थे। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या ख्याल है? क्या रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों को अपने अंदर शामिल कर लिया है, क्या यूक्रेन कभी वो वापस ले पाएगा अपने मगरबी इत्तेहादियों की मदद से? और क्या यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादी इसकी असलहे और माली तौर पर मदद जारी रखेंगे, या इन ममालिक के अंदर से भी बिलाखिर इस जंग के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।